जिंदगी की असली धूम तभी सुनाई देती है जब दिल सही ताल में धड़कता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संगीता पांडे। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं एडवाइस ऑफ संगीता। पिछले कुछ सालों से दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी इसके चपेट में आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष कुमार झा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार झा है। मैं विगत लगभग 10 वर्षों से पटना में, बिहार की राजधानी में हृदय रोग संबंधी मरीज का इलाज कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ। एज अ डीएम कार्डियोलॉजिस्ट मैंने सीएमसी वेल्लोर से मैंने अपना ट्रेनिंग लिया है और आप लोगों से हृदय रोग संबंधित कुछ जानकारियाँ मैं साझा करना चाहता हूँ। आज के समय में सभी लोगों को पता है कि पूरे भारत में और देखा जाए तो पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हम लोग कहते हैं, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आता है, इसमें हृदय रोग संबंधित बीमारियां जो हैं वो मृत्यु का सबसे कॉमन कारण बन गया है। और जो आज से 1-2 दशक पहले जो कम्युनिकेबल डिजीज, जो इन्फेक्शियस डिजीज को सबसे कॉमन कारण माना जाता था, अब इंडिया में भी वो चीज़ नहीं है और इंडिया में भी हृदय रोग संबंधित बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं और ये मृत्यु का सबसे कॉमन वजह, सबसे आम कारण बन गया है। और इसके साथ दिक्कत ये है कि ये प्रोडक्टिव लाइफ ईयर्स को अफेक्ट करता है कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स में, खासकर पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि जो प्रोडक्टिव ईयर है 30s, 40s, 50s, जो कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो एज ग्रुप के लोग, उनको ये अफेक्ट कर रहा है। और ये ना ही केवल उस परिवार को अफेक्ट करता है, बल्कि देखा जाए तो होलसम ग्रुप से अगर आप इसको देखिएगा तो ये कंट्री के इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है। तो हम लोग कुछ हृदय रोग संबंधित कुछ कॉमन बीमारियों को समझे पहले, उसका क्या कारण है, कैसे उससे बचाव, जो प्रिवेंशन इज द बेटर मेडिसिन, तो उस पे हम लोग जाएं कि उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो हृदय रोग संबंधित में बीमारी जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हृदय की धमनियों में जो ब्लॉकेज आ जाता है, जिसको बहुत लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं या फिर कुछ लोग ब्लॉकेज बोलते हैं। उसको आप जिस तरीके से समझें, जो हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उसको जो ब्लड सप्लाई करती है वो 3 मेन आर्टरी होती है और उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल, फाइबर, एथ्रोमेटस प्लेक जिसको कहते हैं, जिसमें कि खून का थक्का भी मौजूद रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसको ब्लॉकेज को बढ़ता है और अचानक वो फट जाने की वजह से हार्ट अटैक होता है और वो नली पूरी तरह से जाम हो जाती है, तो उसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये लेट स्टेज है। तो इसको अर्ली स्टेज में देखा जाता है। एक जो इंटर हार्ट स्टडी हुई थी जिसमें कि 7 कॉमन रिस्क फैक्टर्स को देखा गया था और ये देखा गया था कि जिसको कोरोनरी आर्टरी हम लोग कहते हैं, जिसमें कि ये जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव, जो डिपोजिशन शुरू होता है वो एज अर्ली एज 2 ईयर्स शुरू हो जाता है। मतलब बच्चे जब 2 साल के होते हैं उसी समय से शुरू हो जाता है। वो इनविजिबल रहता है, धीरे धीरे वो प्लैक बिल्डअप करते करते 40s 50s में वो जाके अपना मैनिफेस्टेशन होता है। तो उसका कारण क्या है? जो इंटर हार्ट स्टडी में देखा गया है कि 7 मोस्ट रिस्क फैक्टर्स जो है वो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। उसमें सबसे कॉमन है डायबिटीज, उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर, उसके बाद आता है स्मोकिंग, उसके बाद आता है लाइफस्टाइल, जो हम लोगों का लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उसके बाद आता है फूड रिच इन कैलोरीज, अगर हम फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, उसके बाद आता है फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर हम एक्टिव नहीं हैं, हमारे लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वेदर इट इज़ फिजिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, जो भी है, वर्क को लेकर स्ट्रेस है या फैमिली को लेकर स्ट्रेस है, वॉट एवर स्ट्रेस इट इज, ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और इसके साथ साथ देखा गया है कि इंडिया में पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण उभर कर आ रहा है कि पॉल्यूशन से भी बहुत लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इन सब कारणों का जो हम लोग ऑप्टिमल मैनेजमेंट जो है, जो रिस्क फैक्टर्स है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर का इलाज होना चाहिए।
इसमें जो ब्लड प्रेशर ऑप्टिमल कंट्रोल ऑफ बीपी को हम लोग मानते हैं कि बीपी आपका 130-80 से नीचे हो, तो जो भी दवा की ज़रूरत है उसको लेना चाहिए। और बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि अगर हम बीपी की दवा शुरू करें तो ये एक आदत सी लग जाती है। ये आदत नहीं होती है, ये बीपी को कंट्रोल करना हमारा टारगेट है। बीपी बढ़ा हुआ रहेगा तो ना सिर्फ हार्ट अटैक हो बल्कि स्ट्रोक को, जो ब्रेन में भी खून का थक्का जा सकता है या ब्रेन की नस फट सकती है, या फिर किडनी में जो नेफ्रोपैथी कहते हैं हम लोग, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी हो सकता है। तो इसका ऑप्टिमम ट्रीटमेंट है कि ऑप्टिमल कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, जो कि आइडियली 130/80 से नीचे रहना चाहिए। इसके बाद हम शुगर की बात करें तो शुगर का एक इनिशियल पीरियड में जब बहुत इसका इफेक्ट हो जाता है तब आप शुगर कंट्रोल करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डैमेज होना रहता है वो हो चुका रहता है। इनिशियल स्टेजेस में शुगर का एक ऑप्टिमल कंट्रोल होना भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उसमें शुगर का कंट्रोल जो है बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा रहता है और हाइपोग्लाइसीमिया हार्ट अटैक को अपने आप में ही प्रेसिपिटेट कर सकता है, तो हम लोग उससे भी बचें। इसके बाद स्मोकिंग है। जो युवा पीढ़ी है उससे ये एक दरख्वास्त है कि आप लोग स्मोकिंग एक बहुत बड़ी, ये ना सिर्फ हार्ट की बीमारी, कैंसर, तंबाकू या तंबाकू का कोई भी प्रोडक्ट जो है, ओरल कैंसर और इतने सारे, इंडिया में कैंसर का सबसे कॉमन कारण जो है वो तंबाकू और तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो स्मोकिंग को एकदम अवॉइड कीजिए, टोबैको को एकदम ना बोलिए। अगर कोई आदमी इस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, एडिक्टेड हो गए हैं, तो आजकल बहुत अच्छी दवाएं आ रहे हैं। डी एडिक्शन प्रोग्राम गवर्नमेंट का चलता है, बहुत सारे सेंटर्स हैं, इवन पटना में भी बहुत सारे सेंटर्स मैं जान रहा हूँ कि है। तो उस सेंटर्स पे जाइए और उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आप नहीं कर रहे हैं तो नहीं लीजिए, ले रहे हैं तो उसको बंद कीजिए, और अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो दवाओं का अगर इनिशियली ज़रूरत है तो उसको यूज़ कीजिए, और डी एडिक्शन सेंटर में जाके उसका जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके स्मोकिंग को बंद कीजिए। ये भी एक बहुत ज़रूरी, क्योंकि कुछ हाल के दिनों में देखा गया है कि बिहार और पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी जो स्मोकिंग और बहुत तरह के नशीली पदार्थों का सेवन का जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है फिजिकल स्ट्रेस, और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस भी बहुत मेजर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बन गया है कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस रहता है, किसी को फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस रहता है। उस स्ट्रेस को कम करना, ये लाइफ है, ये चलता ही रहेगा। स्ट्रेस कम करना हमारे हाथ में है, उसको कम करना है। इसके बाद जो आता है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम लोग आज से, अगर आप मैं ये कंपेयर करूं कि मैं जब छोटा था उस समय मुझे खेलने की ज़्यादा एरियाज दिखते थे, इतने सारे मकान नहीं बने हुए थे, स्टेडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम लोग बगल में भी जाके खेल सकते थे। अब वो चीज़ बंद हो गई है। बच्चों में मोबाइल और मोबाइल रिलेटेड इंटरटेनमेंट, जो चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म से हो या फिर जो भी इंटरनेट रिलेटेड, इतने सारे इंटरटेनमेंट मौजूद हैं कि फिजिकल एक्टिविटी की काफ़ी कमी हो गई है। तो हम लोगों को बच्चे में एक एक्टिविटी का, फिजिकल एक्टिविटी का जो रूटीन वे में उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि ये भी लाइफ का, जिस तरह से पढ़ाई जरूरी है उसी तरह से हेल्थ जरूरी है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। जो जंक फूड्स खाते हैं उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी मात्रा में प्रोसेस्ड फूड होता है, फैट उसमें, और वो भी सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, नमक बहुत ज़्यादा होता है अधिकतर पैकेज्ड फूड्स में। और इंडिया में फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी कितने अच्छे से काम कर रही है ये नहीं पता, इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ फूड, पैकेज्ड फूड के स्टैंडर्ड को भी लेकर हम लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो जो भी है, इन सभी चीज़ों को, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ है, दैट इज़ फिजिकल एक्टिविटी, और डाइट से जो रिलेटेड है कि हमारे अपने डाइट में हल्का और सब्जी की मात्रा को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट और फैट के इंटेक को कम करना होगा। इसके बाद जो आ जाता है, कुछ हाल के दिनों में हम लोगों ने सुना है कि एक तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जो है जेनेटिक फैक्टर, वी कांट चेंज दैट, तो उसके लिए आप सोचकर बहुत कुछ कर नहीं सकते। जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी, जो हम लोगों ने इस पर बात की है, इतने सारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स को उसको ऑप्टिमली ट्रीट करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो एक हाल के दिनों में हम लोगों ने सुना है कि कोविड रिलेटेड हम लोगों ने देखा है, तो ये एक्चुअली जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो पहले से भी जानते हैं कि मायोकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस को लेकर कार्डियोमायोपैथी और हार्ट की पंपिंग कम होना पहले भी होता था, जो कि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस में बहुत कॉमन है। वही कुछ चीज़ जो कोविड के इन्फेक्शन के समय में हुआ कि बहुत लोग हार्ट की बीमारियों से ग्रसित हुए, कुछ लोगों में मायोकार्डाइटिस हुआ, कुछ लोगों में
खून का थक्का बनने का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया, तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पेरिफेरल एम्बोलिज्म, जो खून का थक्का पैर और हाथ के नस में जाके जाम कर देता है, और कुछ लोगों में पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इंसिडेंस बढ़ गया। ये सब जो डिजीज हुआ था उसके उस समय एक्यूट और कहे कि 1 महीने तक जो सब एक्यूट फेज तक ये काफ़ी कॉमन था। उसके बाद के समय में इसका कितना इफेक्ट है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पर कुछ स्टडीज चल रही हैं। कुछ स्टडीज ने पाया है कि कोविड ने हार्ट की बीमारियों के इंसिडेंस को बढ़ाया है। कुछ स्टडीज ने ये भी पाया है कि हार्ट जो कोविड में वैक्सीन दिया गया उससे भी कुछ ये प्रभावित हुआ, लेकिन ये अभी तक अनप्रोवन है और ये इसमें रिसर्च अभी चल रही है कि कोविड वैक्सीन का क्या असर हुआ नहीं हुआ, या फिर कोविड रिलेटेड डिजीज का हार्ट अटैक पर क्या असर है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं पाया गया है। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब से सुना कि अनियमित जीवन शैली, गलत खान पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण हृदय रोग बढ़ रहा है, लेकिन इसके बीच एक अच्छी खबर यह है कि यदि आप चाहें तो समय रहते इस पर काबू पा सकते हैं। संतुलित आहार, रोजाना व्यायाम, नियमित हेल्थ चेकअप करा करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं और अपने दिल को लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बनाए रख सकते हैं। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।